किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। साथ ही नए नए ऐप्स, पोर्टल्स या फिर वेबसाइट की भी डिटेल्स आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से मिलती हैं, ताकि हमारे किसान सशक्त हो सके और नई तकनीक का पूरा इस्तेमाल कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जो कि किसानों को सशक्त बनाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनाज भंडारण योजना के बारे में। कैसे सहकारिता से इसको एक नया रूप मिल रहा है, किसान और मजबूत हो रहे हैं। आइए देखते हैं योजना के साथ में। भारत के पास दुनिया के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का 11% और कुल वैश्विक जनसंख्या का 18% है। इसका मतलब है कि दुनिया की 18% आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास केवल 11% कृषि योग्य भूमि है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 311 मिलियन मीट्रिक टन है और भंडारण क्षमता केवल 145 मिलियन मीट्रिक टन। यानी उत्पादन की तुलना में भंडारण सुविधाओं की कमी 47% है। इसके विपरीत कई दूसरे देशों में भंडारण क्षमता 31% अधिक पाई गई है। इसी बात को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की। सहकारिता को इसलिए चुना गया क्योंकि आर्थिक विकास में इसका बड़ा महत्व है। योजना को मंजूरी फरवरी 2023 को मिली थी। योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स के स्तर पर विविध कृषि अवसंरचना स्थापित की जाएंगी, जिनमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, छटाई और ग्रेडिंग सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज और पैक हाउस वगैरह शामिल हैं। इस तरह पैक्स को बहुक्रियाशील संस्थाओं में बदला जाएगा और देश की भंडारण क्षमता बढ़ाकर खाद्यान्न की बर्बादी को कम किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूती और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। भारत में 1 लाख से भी अधिक पैक्स हैं, जिनमें 130 मिलियन से ज्यादा किसान शामिल हैं। योजना का उद्देश्य 5 साल के दौरान देश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए पैक्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना करना है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट जिसमें आपने योजना की पूरी जानकारी हासिल की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारे आज के विशेषज्ञ से। कहीं मजा आएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। कृपया ध्यान दें, लगता है ट्रेन से कुछ टकराया है। थोड़ी देर में हम आगे बढ़ेंगे। हम ईस्टबरा पहुंचने ही वाले थे कि ट्रेन में कुछ खराबी आ गई है। अरे ड्राइवर का क्या कहना है? ये ट्रेन ठीक होगी भी या नहीं? हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है स्टेशन यहाँ से 2 मील दूर ही होगा। शांत हो जाओ। हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। वो ले गए उसे। हम सब उस भालू की खुराक बनने वाले हैं। वो भालू नहीं था। भालू इस तरह नहीं चीखते। वापस आ गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ और अब बात करते हैं विशेषज्ञ से जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ कपिल मीना जी हैं, आईएएस और डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से। तो आज हम बात कर रहे हैं अनाज भंडारण योजना के बारे में और आइए हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं। कपिल सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी पूरी अनाज
भंडारण योजना है क्या? क्योंकि भंडारण की तो पहले से बहुत सारे हमारे यहाँ व्यवस्था है, कोल्ड स्टोरेज है, अलग अलग तरीके से किसानों की जो उपज है उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए उसकी व्यवस्था है। ये योजना जो कि 2023 में आई, इसमें नया क्या है? जी, तो पहले आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड में देना चाहूँगा। सहकारिता मंत्रालय 2021 में बना और पिछले 4 वर्षों में एक जो बहुत बड़ा फोकस इस मंत्रालय का रहा है वो रहा है जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ होती हैं, जिनको हम पैक्स बोलते हैं। जी जी। तो प्राथमिक कृषि समितियाँ जो होती हैं, ये देश में 1 लाख पैक्स हैं और उनसे 13 करोड़ से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी बड़ा एक नंबर है जो कि इनसे डायरेक्टली इनके मेंबर हैं और इनसे जुड़े हुए हैं। तो मंत्रालय जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें पैक्स को किस तरीके से बहुउद्देशीय हम बनाएं, किस तरीके से मल्टीपर्पज़ मल्टी डायमेंशनल बनाएं, इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। और उसकी ही कड़ी में ये चीज़ शुरू की गई कि अन्न भंडारण का, जैसे कि आपको जानकारी है कि भारत में भंडारण की क्षमता काफ़ी कम है। जी जी। यदि आप विकसित राष्ट्रों से उसकी कंपैरिजन करें तो भारत में अभी भी बहुत स्कोप है जिसमें कि हमारे अनाज की भंडारण की क्षमता बढ़नी चाहिए। और सोच ये है कि देखिए, अन्न भंडारण की योजना क्यों आई, क्योंकि आज का अगर आप सिस्टम देखें तो प्रोडक्शन जो होता है हमारा फूड ग्रेन्स का, वो किसी एरिया में होता है और उसको ट्रांसपोर्ट करके हम दूसरे एरिया में लेके जाते हैं। तो होता यह है कि उसी गांव में जो अनाज हुआ उसको भी हम ट्रांसपोर्ट करके हम दूसरी जगहों पे ले जाते हैं। फिर हमारे गोडाउन ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या बड़े शहरों में हैं और वहाँ पर उसका भंडारण किया जाता है। और फिर जब पीडीएस और अन्य स्कीम्स के उनके अंदर किसानों को या मध्यम वर्ग को या गरीबों को जो मुफ्त अनाज की सुविधा दी जाती है, तो वही अनाज वापस लौट करके गाँव में या कस्बों में वापस लौटता है। तो सोच ये है कि जहाँ पर अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है या उत्पादन हो रहा है, उसी जगह पे अगर भंडारण की सुविधा हो तो ये जो हम ट्रांसपोर्टेशन में इतनी बड़ी कॉस्ट जो लगती है और इतना नुकसान होता है, उसमें अनाज का नुकसान भी बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सिर्फ कॉस्ट नहीं है, उसमें नुकसान भी काफ़ी है। और फिर आपका जो है किसान को अपनी अच्छी उपज मूल्य जो है, उचित मूल्य भी नहीं मिलता उपज का, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती वो बेचना पड़ता है, चाहे वो चाहे ना चाहे जी। तो इसकी सोच ये है कि पैक्स के स्तर पर भंडारण के छोटे छोटे इस तरीके के केंद्र बने जहाँ की उस गांव का या उस क्षेत्र का जितना भी अनाज है वो वहीं पे स्टोर हो जाए। और बाद में जब पीडीएस या दूसरी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसमें जो भी अनाज की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम मुफ्त राशन देते हैं या मुफ्त अनाज वितरण करते हैं गरीबों को, वो वहीं से हो जाए। तो आप देखिए कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और किसानों को अपने जो अनाज है उसका मूल्य काफ़ी ज़्यादा इसमें मिलेगा। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने खुद बताया कि जितना हमारे उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे किसान बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। अब खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौती नहीं है, लेकिन अब दूसरी जो चुनौती है वो है कि जो उत्पादन हो रहा है, जो उपज है, वो सुरक्षित रहे और जब बहुत ज़रूरत है उन समय पर वो हमारे लिए उपलब्ध रहे। तो आपने खुद बताया कि इसमें काफ़ी फ़र्क है। कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो कि सहकारिता से इस क्षेत्र में दूर की जा सकती हैं? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है उसको हम बहुत कम कर पाएंगे। किसानों को जो एक तरह से हम जिसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल, उन्हें मजबूरी में बेचना पड़ता है मंडियों में जाके, तो छोड़ के चले जाते हैं जी, वो छोड़ के चले जाते हैं। अनाज जो है बहुत ही सस्ते में उन्हें देना पड़ता है। तो किसान, अब देखिए, जो पैक्स होगा वो सामान्यतः एक ग्राम पंचायत के स्तर पे होता है। जी जी। तो पैक्स के स्तर पे एक गोडाउन होगा, उस गोडाउन में वो अपना अनाज वहाँ पे भंडारण करेंगे। उसको जब उसका उचित मूल्य होगा, क्योंकि साल में एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत अच्छा प्राइस आपको मिलता है मार्केट में, तो उसको वो खुले बाजार में बेच भी सकते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो पीडीएस का हो, चाहे मुफ्त राशन का हो, उसके थ्रू भी वो दे सकते हैं, जिसमें कि उन्हें बहुत बेटर मूल्य इसमें प्राप्त होगा। अच्छा, इस अनाज भंडारण योजना में सिर्फ अनाज के भंडारण की सिर्फ व्यवस्था नहीं है, इसमें और भी चीज़ें। तो इसमें ये भी है कि
जिस जगह पे वो भंडारण की सुविधा बनेगी उसमें वो कस्टम हायरिंग सेंटर हम बोलते हैं, तो कस्टम हायरिंग सेंटर भी अपना वहाँ पे यानी लगा सकते हैं। जो मशीनें यंत्र हैं वो भी किसान ले सकते हैं। जो किसानों को जितने भी ट्रैक्टर जितने भी यंत्र उपकरण चाहिए होते हैं वो सब वहाँ पे वो रखते हैं, हार्वेस्टर वगैरह, और उसको जो है किराए पर वो किसानों को देते हैं। यानी एक तरीके से एक सेंटर बना देंगे, क्योंकि देखिए स्टोरेज सेंटर होगा तो किसानों को आना जाना होगा, तो उनसे संबंधित अन्य चीज़ें भी उन तक पहुँचे, इसकी भी व्यवस्था रहेगी। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम सहकारिता की बात करते हैं, सहकारिता मतलब सह कार्य करना, एक साथ कार्य करना, और ये सिर्फ एक आर्थिक उद्देश्य के साथ नहीं होता है, इसके पीछे एक सामाजिक उद्देश्य भी होता है। जब किसानों को या फिर सहकारिता को इस उद्देश्य से जुड़ेंगे तो सामाजिक तौर पर आपको क्या लगता है कि किस तरह का हम सकारात्मक प्रभाव देख पाएंगे? देखिए, इस योजना के माध्यम से या सहकारिता मंत्रालय के जितने भी अभी इनिशिएटिव या हमने जो भी पहले किए उनके माध्यम से काफ़ी इसमें बड़ा अंतर आएगा, क्योंकि भारत सरकार ने ये पहचाना है कि सहकारिता क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यदि आप देखें तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि आज देश की 1/5 यानी कि आपका 30 करोड़ लोग जो हैं वो सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। और गाँव कस्बों में और इवन शहरों में आपके बहुत बड़ी संख्या में लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। जैसा आपने कहा कि ये एक सामाजिक पहलू भी है, तो सहकारिता सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन वो एक सामाजिक यूनिट भी होती है। बिल्कुल। और उसके माध्यम से आप देखेंगे कि जो भी एक सहकारी समिति होती है उसके सदस्यों के बीच में काफ़ी अच्छे एक उनमें संबंध होते हैं, और वो सबके सुख दुख में हर चीज़ को बांटते हैं, और ये सहकारिता की भावना और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और यदि अन्न भंडारण योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वयन इसका होता है तो आप देखिए सहकारिता का क्षेत्र और बढ़ेगा। जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सहकारिता से जोड़ पाएंगे। अच्छा, सहकारिता से जोड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सहकारिता में आप जो भी समिति होती है उसका जो भी मुनाफा होता है वो सभी सदस्यों के बीच में बराबर बंटता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आज हम विकसित भारत का लक्ष्य या किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, उसको अगर हमें पूरा करना है तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका सहकारिता क्षेत्र की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि एक सामाजिक ताना बाना भी इससे जुड़ा होता है, और देखिए सहकारिता की आत्मा भी यही है। अब आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से जब सहकारिता और जो हम अन्न भंडारण योजना की बात कर रहे हैं इनका संगम होता है तो और भी कई चीज़ें सामने आती हैं, जिनमें से एक आपने बताया कि सर कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा कृषि अवसंरचना कोष भी हम जानते हैं, कृषि अवसंरचना को और मजबूत बनाने पर भी हमारी सरकार काफ़ी जोर दे रही है, क्योंकि इससे एक कनेक्टिविटी बेहतर होती है और साथ ही इस क्षेत्र को गति मिलती है। तो उसे हम इससे कैसे जोड़कर देखें? देखिए, ये जो अन्न भंडारण योजना है जैसा आपने कहा, इसमें भारत सरकार की 8 से 10 योजनाएं हैं, जिसमें कि जो आपने कहा कृषि अवसंरचना कोष वो भी एक योजना है, और उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग की योजनाएं हैं, एनिमल हस्बेंड्री की योजना है, डेयरी की योजना है। इन सब के कन्वर्जेंस से इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई अलग से स्कीम भारत सरकार द्वारा नहीं बनाई गई। जी। इसमें जो एग्जिस्टिंग हमारी स्कीम्स है उन्हीं के फंड से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पैक्स के स्तर पे वो इन योजनाओं का लाभ उठाएं। इसमें काफ़ी सब्सिडी की मात्रा है, कुछ उनका सॉफ्ट लोन जिसे हम कहते हैं, बहुत ही रनिंग कॉस्ट जो एक तरह जी इंटरेस्ट पे उनको तो कुछ लोन भी है और बाकी सब्सिडी है। तो इन सभी योजनाओं का लाभ लेकर के वो इस सेंटर को बना पाएंगे। जैसा आपने कहा, एक कस्टम हायरिंग सेंटर का इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इसका पार्ट है वो। उसके अलावा ये सिर्फ अनाज के भंडारण की योजना सिर्फ नहीं है। जो शुरुआत है वो हमने करी है कि फूड ग्रेन्स का स्टोरेज इसमें किसान शुरू करेंगे, लेकिन आने वाले समय में इसमें ये भी योजना है कि जिस तरीके से हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, उनके स्टोरेज के लिए जो कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है अथवा और भी अच्छे तरीके के स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होती है, वो सब भी किसान इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए भी भारत सरकार की कई योजनाएं हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, जो आज भारत सरकार जिस पे बहुत बल दे रही है, ये स्कीम, ये योजना जो है वो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का ही फ़ायदा उठाते हुए हम इसका क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। जी। अब सर इस योजना से किसानों की आय पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और बाज़ार तक उनकी पहुंच कैसे होगी? क्योंकि देखिए अब किसान ही है यहाँ पर उगाने वाला, वही है उसको भंडारण करने वाला, वही है उसकी सेवा किसान किसानों तक पहुँचाने वाले ही है। तो इससे किस तरह के और प्रभाव हम देख पाएंगे बाज़ार पर भी और उनकी अपनी क्षमता पर भी? जी,
आप देखें कि आज का जो सिस्टम है उसमें व्यापारियों को, किसान अपना अनाज बेचता है, वो व्यापारी मंडी में उसको ख़रीदते हैं, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन होकर के FCI या किसी अन्य प्राइवेट गोडाउन में जाके स्टोर होता है। उसके बाद में जैसा मैंने आपको कहा कि जब उसकी गांव में रिक्वायरमेंट होती है हमारी योजनाओं में या अदरवाइज़, तो वो वापस वहाँ से बेचा जाता है। तो एक ये जो इतनी लंबी चेन बनी हुई है जिसमें काफ़ी खर्चे होते हैं और काफ़ी इसमें नुकसान होते हैं, ये सारी चेन आपकी शॉर्ट हो जाएगी। तो किसान को एक तरीके से, जैसा आप कह रहे थे कि वो एक मालिक के रूप में वहाँ पर रहेगा और वही अपना अनाज भंडार करेंगे। अच्छा, आप देखिए कि अगर आप अनाज भंडारण अपने स्तर पे कर रहे हैं तो कल को आप जो है उससे, मान लीजिए राइस है तो राइस फ्लोर मिल आप बना सकते हैं। आप वहाँ पे जो हम कहते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, तो प्रोसेसिंग वहाँ पे किसान कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा जिसमें उनके पास में ज़मीन होगी और वहाँ पर अन्न भंडारण के अलावा और सुविधाएं भी होंगी। जी जी। तो आने वाले समय में, ये अभी शुरुआती दौर में इसका इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन आने वाले समय में सोच ये है कि उस पैक्स के स्तर पर प्रोसेसिंग से लेके सारी सुविधाएं वहाँ पर हों। तो आप देखें कि अगर कोई पैक्स इसको जो है एक एक्टिवली और मेहनत करके इसको इम्प्लीमेंटेशन करता है तो वो दिन भी दूर नहीं है जहाँ की वो अपने खुद प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बना करके उसकी ब्रांडिंग करके उसको मार्केट्स में बेच भी सकते हैं और उससे वो एक एंटरप्रेन्योर, जिसे हम कहते हैं, एक व्यवसायी की तरह अपना कार्य कर सकेंगे और उससे काफ़ी उनकी आय में वृद्धि होगी। जी जी सर, इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या, मान लीजिए हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो किसान देख रहे हैं, वो किसी मान लीजिए FPO से नहीं जुड़ा हुआ है या किसी ऐसे संगठन से भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो चाहता है कि ये जो योजना है उसमें उसका योगदान हो, वो भी उसका भी अंश हो, तो वो क्या कर सकता है? हमारे दर्शक मान लीजिए अभी किसान जो देख रहे हैं। देखिए, इस योजना के लिए ये, जैसा मैंने आपको बताया, पैक्स हमारे देश में 1 लाख पैक्स हैं, तो ये पैक्स के स्तर पर वो लोग इसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, अपने पैक्स के जो उनके मैनेजर सेक्रेटरी हैं वो भलीभांति इसके बारे में जानते हैं, सबको जागरूकता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं हमारे, उसको हम DCCBs कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को वो अप्रोच करें, उनके पास जाएं और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास में ये सारी जानकारी है, वो उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से उन्हें, जो मैं कह रहा था कि कई सारी 7-8 स्कीम्स का लाभ वो ले सकते हैं। तो AIF में उनको अप्लाई करना है तो किस प्रकार से करना है, वहाँ कितना लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से यदि पैक संपर्क करते हैं तो उन्हें सारी जानकारी मिलेगी और वो उन्हें पूरा गाइड करेंगे। सर, अब अंत में जानना चाहेंगे कि ये तो बात हुई गठन के स्तर पर और कैसे किसान इससे जुड़ सकते हैं, किसान ही इसमें मालिक होंगे, किसान ही किसानों तक सेवा पहुंचाएंगे। अब जब कोई भी ऐसी योजना होती है, कोई भी ऐसी संरचना होती है, तो उसकी देख रेख, रख रखाव, रनिंग कॉस्ट, वैज्ञानिक तकनीक से कैसे, जो बाधा, वैज्ञानिक तकनीक को इस्तेमाल करने में कुछ बाधाएं भी होती हैं, उन सब की कैसे व्यवस्था होगी? देखिए, इसमें यदि मैं आपको एक सिस्टम बताऊं कि मंत्रालय किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन कर रहा है, तो हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में एक सभी मिनिस्ट्रीज जितनी भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको लेकर के और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति है। उसके अलावा हमारे जो सचिव हैं मंत्रालय के, उनके स्तर पर एक नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी है। राज्य में मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल कमेटीज़ बनाई गई हैं और ज़िले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ बनाए। तो ये चारों लेवल पर इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग, हैंड होल्डिंग, ये सारा कार्य चल रहा है। और जैसा आपने कहा कि इसका क्रियान्वयन ये जो है, क्योंकि एक नया एक कॉन्सेप्ट है और पहले का हमारा जो भंडारण की व्यवस्था है उससे एक अलग व्यवस्था ये बनने जा रही है, तो इसमें धीरे धीरे ये काफ़ी राज्य इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसमें हमने FCI और बाकी राज्यों के जो मार्केटिंग के फेडरेशन होते हैं उनसे भी संपर्क किया है, ताकि जो ये गोडाउन पैक्स के लेवल पर बनेंगे उनको एक अशोर्ड हायरिंग, उनको किराए पर जो है लेने की एक व्यवस्था बने, इसकी भी कोशिश की जा रही है। काफ़ी स्थानों पर उन्हें किराए पर ऑलरेडी लिया जा चुका है, जिससे कि किसानों को एक रेगुलर आय का उनको स्रोत मिलेगा और उन्हें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे इसमें प्रयास चल रहे हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये सिर्फ गोदाउन न बने, उसमें किसानों की आय में एक्चुअल में इंक्रीज हो और पैक्स के स्तर पर एक जो है नया बदलाव आए, एक पूरी तरह से एक इकोसिस्टम डेवलप, पूरा एक इकोसिस्टम बने। तो सर, विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में आप इस योजना को कहाँ देखते हैं? देखिए, सहकारिता का, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी भी कहते हैं कि सहकारिता का रोल इस विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें बहुत संभावना है।
तो अन्न भंडारण योजना बड़ी ही महत्वाकांक्षी एक योजना है और अगर ये सफलतापूर्वक जब इम्प्लीमेंट होगी तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विकसित भारत में जो हम रूरल इंडिया जिसको हम कहते हैं ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने का लक्ष्य हमारा है, उसमें हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी और निश्चित रूप से सहकारिता का विकसित भारत 2047 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रोल रहेगा। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को अनाज भंडारण योजना के बारे में हमारे किसानों को बताया। हमें पूरी आशा है कि इससे हमारे किसान पूरा लाभ लेंगे और जो सरकार का एक उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़े, उनका आर्थिक विकास हो, इसमें इसकी अहम भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको बताया अनाज भंडारण योजना के बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी और योजना के बारे में भी हम पूरी डिटेल लेकर आएँ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और साथ ही आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करने के लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप सरकार आपके साथ कार्यक्रम के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी हमारा कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल करें और अपनी बात इस पर रिकॉर्ड करवा दें, जो कि हम तक पहुँच जाएगी। आप हमारे कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें सरकार आपके साथ। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। सरकार आपके साथ में एक और योजना का पूरा सार लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके मस्ती भरे शो में, जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला। फ्रेंड्स, इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में बात करेंगे बच्चे बात बात पर झूठ क्यों बोलते हैं। जानेंगे क्या व्हाइट लाइज सच में हार्मलेस होते हैं। ये सिखाने की चीज नहीं है, ये अडॉप्ट करने की चीज है और उससे उसे लगता है अगर मेरे बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं तो मैं भी थोड़ी थोड़ी बातों में झूठ बोल सकता हूँ। सुनेंगे नमन की जबरदस्त कहानी। ये क्या, नमन कल तो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। मिलेंगे जीनियस इनोवेटर्स से उनके इन्वेंशन के साथ इस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। दर्शन किसान चैनल पर। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये कठपुतलियां दे रही हैं एक जरूरी संदेश, स्वस्थ रहने का, अच्छा खाने का। बड़वानी में यदि देखें तो कुपोषण सबसे ज़्यादा है और वो कुपोषण दूर होगा जब हमारे गांव में गर्भवती महिला के यहाँ, धात्री महिला के यहाँ, किशोरी बालिका के यहाँ छोटी छोटी पोषण वाटिकाएं होगी और वो जैविक पद्धति से हम लोगों ने शुरुआत करवाई। भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें, जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले मूंगफली के भाव। आंध्र प्रदेश की कुरनूल मंडी में मूंगफली का भाव रहा
6,631 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की वेरावल मंडी में मूंगफली 4,995 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली के सौदे 3,943 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं सरसों के भाव। राजस्थान की बस्सी मंडी में सरसों का भाव रहा 6,150 रुपये प्रति क्विंटल। कोटा मंडी में सरसों 6,250 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में सरसों के सौदे 5,950 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब सोयाबीन के भाव की जानकारी। गुजरात की वेरावल मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,075 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की खानपुर मंडी में सोयाबीन 4,305 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज इस मिशन से हमने इतिहास रच दिया है और इस मिशन की कामयाबी आपकी मेहनत, लगन, त्याग और बलिदान की गवाही दे रही है। जहां चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। स्वागत है आप सभी का आपके मस्ती भरे शो में जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला। फ्रेंड्स, इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में बात करेंगे बच्चे बात बात पर झूठ क्यों बोलते हैं। जानेंगे क्या व्हाइट लाइज सच में हार्मलेस होते हैं। ये सिखाने की चीज नहीं है, ये अडॉप्ट करने की चीज है। और उससे उसे लगता है अगर मेरे बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं तो मैं भी थोड़ी थोड़ी बातों भी झूठ बोल सकता हूँ। सुनेंगे नमन की जबरदस्त कहानी। ये क्या, नमन कल तो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। मिलेंगे जीनियस इनोवेटर्स से उनके इन्वेंशन के साथ इस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं IIT कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।